अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से आज एक पैनल डिस्कशन रखा जा रहा है। हम सब जानते हैं पूरी दुनिया एक वबाई बीमारी से परेशान है और ये वबाई बीमारी जो सोसाइटी के अंदर माशरे में कुछ गलत फहमी और कुछ सवाल लेकर खड़ी है हमारे सामने। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। आइए हम नांदेड़ के मशहूर मारूफ डॉक्टर से इस कोरोना वायरस से मुतालिक कुछ सवालात करते हैं और लोगों के जहन में जो शक व शुबात है, गलत फहमियाँ हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं तमाम ही मौजूद डॉक्टर्स का इस पैनल डिस्कशन में खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद युद्दीन साहब, ये चेस्ट फिजिशियन है और नोडल ऑफिसर कोरोना वायरस नांदेड़ महानगर पालिका है, ऑफिसर है। उसके साथ जो है डॉक्टर फारूक घाची साहब है, एमडी मेडिसिन है। इसके बाद जो है हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तजम्मुल पटेल साहब, आप जो है एमडी चेस्ट है। और लास्ट में जो है डॉक्टर टीएच खादरी साहब, आप भी एमडी मेडिसिन है। आप तमाम डॉक्टर्स का मैं इस पैनल डिस्कशन में खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है डॉक्टर खादरी साहब से है। हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और इसे वबाई बीमारी क्यों कहा जाता है? ये जो है कोविड-19 इसे कहा गया है। कोविड-19 ये एक शॉर्ट फॉर्म है। CO से कोरोना आता है, VI से वायरस आता है और 19 इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पहली बार चाइना में वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, तो इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19 ऐसा कहा गया है। ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है, कोरोना वायरस से होता है, नोवेल कोरोना वायरस से होता है और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस या मुतादिद इसलिए कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो सकता है। ये हवा के ज़रिए से अगर एक पेशेंट जो कि इन्फेक्शियस है वो अगर ज़ोर से खांसे या छींके तो 1 मीटर के डिस्टेंस में अगर कोई दूसरा शख्स हो तो वो बीमारी ट्रांसमिट कर सकता है। और उसके अलावा जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसके खांसी के ज़रिए जो ड्रॉपलेट्स जहाँ पर भी पड़ते हैं तो वहाँ पर भी वायरस काफ़ी देर तक जो है रह सकता है और वही सरफेस को अगर दूसरा कोई छू ले तो उससे भी ट्रांसमिशन का ख़तरा हो सकता है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है और इसको जो कोविड-19 इसलिए कहा गया है कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। थैंक यू सर। दूसरा सवाल मेरा जो है फारूक घाची साहब से है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है इसके सिम्टम्स क्या है और आम सर्दी खांसी और इसके सिम्टम्स में क्या फ़र्क है? कोविड-19 या कोरोना जो बीमारी है, इसके मेन सिम्टम्स एक तो जो है तेज़ बुखार आना जाड़े के साथ और उसमें जो है इंतहाई कमज़ोरी महसूस होना, बदन दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सूंघने की या जो है टेस्ट की क्षमता में कमी आना और उसके अलावा जो है सूखी खांसी होना और सांस में तकलीफ़ होना। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। जैसी सिम्टम्स से सीवियरिटी बढ़ेगी, जैसे ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे और उसके अलावा गले में तकलीफ़ होगी। और इसको आम जो है सर्दी और नज़ला और एलर्जी से अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो सिंपल चीज़ है। इसको एम्स हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उसने जो इसको डिक्लेयर किया है बहुत आसान है। एक तो सिंपल, अगर हमको ज़ुकाम हो रहा है और ड्राई कफ हो रहा है, बार बार होता है, तो ये एलर्जी का है। अगर जो है हमको बुखार आ रहा है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, खांसी है बलगम के साथ है और जो है उसके अलावा ज़ुकाम भी है, तो ये जो है कॉमन फ्लू है जिसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है या वायरल फीवर कहा जाता है। और इसके अलावा ये जैसे कि मैंने कोविड के सिम्टम्स बताया, कोविड के सिम्टम्स में जो है इस डिफ्रेंशिएट इस तरह किया जाएगा कि इसमें एक सूखी खांसी रहेगी और जो है कमज़ोरी बेइंतहा कमज़ोरी रहेगी, बुखार तेज़ रहेगा और जाड़े के साथ रहेगा और सांस में जो जैसी शिद्दत बढ़ती जाएगी, इंसान को गले की तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ती जाएगी, सांस की तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ती जाएगी। इसके बाद का सवाल हमारा डॉक्टर तजम्मुल पटेल साहब से है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस
का जो ट्रीटमेंट है वो माइनर पेशेंट के लिए और सीरियस पेशेंट के लिए किस तरह से किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये बिल्कुल भी नया वायरस है। जनरली हम लोग जो जानते हैं कि वायरल फीवर जो है एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ रहता है, बॉडी उससे अवेयर रहती है और बॉडी उसके ख़िलाफ़ में अपना महाज तैयार कर लेती है और वायरल फीवर को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन ये बिल्कुल नया वायरस होने की वजह से बॉडी इससे अनअवेयर है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो दो इसमें है। जैसे कि अगर कोई बॉडी को मिनिमल रिस्पॉन्स रहता है, जैसे कि बुखार आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मलेज है, जैसे कसाफत जिसको बोलते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे जो रूटीन लेते हैं आप, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरट, पायरेटिक जैसे बुखार वगैरह के लिए। लेकिन जब ये बीमारी ऐसे वे पेशेंट्स जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि शुगर है, बीपी है, या हार्ट की बीमारियां हैं, या कोई और बीमारियां, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पे पेशेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा दूसरी बीमारियां हैं, ऐसे पेशेंट्स में ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, वर्सन हो जाते हैं, जैसे कि खांसी बढ़ जाना, ऑक्सीजन की बदन में कमी होना। ऐसे पेशेंट्स को हम सीरियस कैटेगरी में रखते हैं, जहाँ पर फिर ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और इंजेक्टेबल्स लगते हैं, और जैसे बॉडी का रिस्पॉन्स रहता है इस चीज़ को, उस तरह से उसको ट्रीटमेंट। जैसे कि कई पेशेंट्स में ऐसे देखने में आता है कि उनको फेफड़ों में निमोनिया भर जाता है, जिसको कि जनरली ARDS बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ये मसाइल पैदा होते हैं, उनको फिर हायर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो इंजेक्शंस वगैरह की सूरत में दिए जाते हैं, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब फेफड़ों में जो निमोनिया भर जाता है उसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में जो दिक्कत आती है और बदन में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में उनको सपोर्टिव थेरेपी ऑक्सीजन की, और उसके साथ में फिर उस निमोनिया को कम करने के लिए इंजेक्शंस, और उसके साथ साथ जो वायरस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, नया वायरस होने की वजह से बॉडी पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसके, उन कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ख़ास तौर पे तमाम पेशेंट्स में इसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो जो इस पेशेंट में जिस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वायरल फीवर जनरली इसका नया वायरस होने की वजह से इसका अभी तक कोई डेफिनेटिव इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। जो भी इलाज अभी तक चल रहे हैं वो ट्रायल फेजेस में है, या जिस कंट्री को जिसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो कंट्री उसको ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जैसे डेफिनेटिव इलाज बोलते हैं, जैसे टीबी का इलाज है, उसके टीबी की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ दीजिए आप 6 महीने में ठीक हो जाएगा, उस तरह से इस बीमारी का डेफिनेटिव इलाज जो है वो अभी तक काफ़ी देश इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो दरियाफ्त नहीं हुआ है। इसलिए अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये सब बॉडी का रिस्पांस, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और उस वक्त बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट देते हुए इसको इलाज किया जा रहा है। ऑक्सीजन थेरेपी, उसमें भी मास्क से ऑक्सीजन उस पर भी कंट्रोल नहीं होता है, तो फिर मशीन से, और उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेकर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में जो भी मसाइल हैं बॉडी को दरपेश हैं उसके हिसाब से इंजेक्शन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन है। खून कई जगहों पर ऐसे देखने में आया है इन पेशेंट्स में खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उन पेशेंट्स के लिए फिर हिपेरिन भी देते हैं, खून को पतला करने की दवाइयाँ वगैरह। तो ये सब ट्रीटमेंट सीरियस पेशेंट्स के लिए है। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, जिनकी डिफेंस पावर अच्छा है, या आप इम्यूनिटी बोल रहे हैं वो अच्छा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। तो इसमें 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, उनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बिना किसी ट्रीटमेंट के ये पीरियड कंप्लीट होने के बाद पेशेंट ठीक हो रहे हैं और घर जा रहे हैं, उनको कोई किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सेकंड कैटेगरी में आप रख सकते हैं मिनिमल सिम्टम्स वालों को, जिनको के दवाइयाँ वगैरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके वो भी ठीक हो जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है जो सीरियस पेशेंट्स की, जिनको ऑक्सीजन वगैरह जो लग रहा है, उनको फिर ICU में शिफ्ट करके ये सब ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि ये डॉक्टर साहब ने बताया 3 कैटेगरीज। अब ये जो बीमारी है इसके अंदर जो है 80% जो पेशेंट्स रहेंगे वो या तो असिम्टोमेटिक रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, या मामूली सी तकलीफ रहेगी, और 15% पेशेंट को जो है ICU एडमिशन लगेगा, और बाकी 5% पेशेंट जो है वो ज़्यादा सीरियस रहेंगे, उनको इंटेंसिव केयर लगेगा, और उनको आगे वेंटिलेटिव सपोर्ट और आगे बाकी की जो थेरापी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो लगती। हमारा सवाल अभी डॉक्टर बदियुद्दीन सर से है। हम देख रहे हैं कि जो किसी घर पे या किसी पेशेंट को जो है पॉजिटिव केस निकलता है तो उसके घर वालों को किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, ये एक। फिर दूसरा जो साइकोलॉजिकल असर हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो चीज़ें आ रही है, उनको जो
अलग से आइसोलेशन किया जा रहा है, तो उस पर जो असरात हो रहे हैं तो उसको किस तरह से हम लोग देखते हैं? पॉजिटिव पेशेंट आने के बाद जो हुकूमत मतलब काम करती है उसे कांटेक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है। कांटेक्ट ट्रेसिंग में दो ज़ुमरे आते हैं, एक हाई रिस्क कांटेक्ट और लो रिस्क कांटेक्ट। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स उन्हें कहा जाता है जो पेशेंट्स के साथ घर में रहते हैं, हाउस होल्ड जो है सभी तमाम लोग, और दो पड़ोसी दूसरे लोग जो कम कांटेक्ट में आते हैं उन्हें लो रिस्क में गिना जाता है। लेकिन चूंकि ये मुताद्दी मर्ज़ है, एक से दूसरों को नहीं लगना चाहिए, इसके लिए घर के जो दीगर अफराद है उनकी जांच करवाने के लिए उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता है। तो उसके लिए उसमें कोई गलतफहमी या रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो पहले की मतलब गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से काफ़ी रिलैक्सेशन किया गया है। यहाँ हमारे नांदेड़ शहर में भी जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उन्हें एनआरआई भवन में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहाँ उनका स्वैब टेस्टिंग किया जाता है और स्वैब टेस्टिंग करने के बाद अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो इमीडिएटली उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। और लो रिस्क कॉन्टैक्ट के जो लोग हैं उन्हें होम क्वारंटाइन ही किया जा रहा है, यानी घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है 14 दिन तक। और 14 दिनों के अंदर अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उनका भी स्वैब टेस्टिंग किया जा रहा है। लोगों में लेकिन इसके ताल्लुक से काफ़ी गलतफहमियाँ पाई जा रही है कि हुकूमत की जानिब से पॉजिटिव पेशेंट अगर आता है तो उसके घर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, 14-14 दिन मतलब वहाँ पर बंद रखा जा रहा है। ये सब गलत बातें हैं। ये असल में ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए, चेन को ब्रेक करने के लिए, ताकि और दूसरे लोगों में इसका फैलाव ना हो, उसी के लिए किया जा रहा है। तो अभी पहले की तरह तो नहीं रहा, इसलिए मेरे यहाँ तो उल्टा मशवरा है कि जो भी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं उन्होंने खुद आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि मैं इस पेशेंट के कांटेक्ट में था, आप मेरी भी जांच करवा लीजिए। उससे क्या होगा, आज जो हमारे शहर में ये मज़ीद वबा का मतलब इजाफ़ा होता जा रहा है, हर रोज़ 10 से 15 पेशेंट नए बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चेन ट्रांसमिशन जो है ब्रेक होगा। और एक चीज़ इससे रिलेटेड है कि अब ये हो रहा है कि उसके जो घर वाले, जैसा नॉर्मली है कि किसी का पेशेंट पॉजिटिव आया तो उसके घर वाले जो है उनके ऊपर साइकोलॉजिकल असर हो रहा है, तो उन्होंने जो है अपने आप को आगे नहीं लेके आ रही। दूसरा ये इसके अंदर सेफ्टी साइकोलॉजिकल ये हो रहा है कि जो लोग अपना सेफ्टी अपना रहे हैं तो उनके ऊपर ऐसा हो रहा है कि उन्हें हर चीज़ को छूने से डर रहे हैं, है ना, कि भाई मुझे हो ना जाए बोल के उन्हें खाने पीने की चीज़ें, फैमिली के अंदर ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, रिलेटिव से मिलने रहे, तो उनके लिए क्या प्रिवेंट होना चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड? देखिए, तमाम लोगों ने मुस्बित सोच से रहना चाहिए। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई साइंटिफिक बेसिस है। ये जो है कि भी बहुत ज़्यादा एहतियात, इसका जो है ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो एहतियाती तदाबीरें हैं वही मतलब अहम है। और उसमें ये जो इसका जो बेसिक मतलब ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, ये खांसने और छींकने पे जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई निकलते हैं, जो छोटी बूंदें रहती है, अगर हम 1 मीटर के अंदर मतलब अगर अपना फासला रहता है और मोर देन 15 मिनट्स का अगर ड्यूरेशन होता है तो चांसेस है कि मतलब उनको, ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स, हर एक फ़र्द जो भी कांटेक्ट में आता है वो पॉजिटिव हो। ये इट डिपेंड्स उसकी अपनी इनफरादी जो है क़ुव्वत मदाफ़ियत या रेजिस्टेंस पावर के ऊपर भी मुनहसिर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी तमाम लोगों ने सिर्फ अपनी इम्यूनिटी का मतलब बढ़ाने के लिए करना चाहिए, मुस्बित सोच रखना चाहिए और साउंड स्लीप रहना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो दूसरे लोग मुतासिर नहीं होंगे। दूसरा एक ये सवाल है कि जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर कहीं ऐसी गलतफहमियाँ फैलाई जा रही है वीडियो के ज़रिए से या दूसरी तरफ से आ रही है कि भाई पेशेंट को वहाँ पर जो सीरियस पेशेंट है उनको जो है मार दिया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से, या फिर जो है वहाँ पे मिसबिहेवियर किया जा रहा है। तो ये जो क्वारंटीन में रख रहे हैं उनको खाने पीने के लिए कुछ मसाइल हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? जी, ये सब चीज़ें बेबुनियाद हैं। बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल को अभी जहाँ अपना हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ाम किए गए हैं वो 3 लेवल में हैं। एक तो कोविड केयर सेंटर है जो अभी कॉरपोरेशन चला रही है, जिसमें नारायण यात्री निवास एक कोविड केयर सेंटर है, दूसरा पंजाब भवन। पंजाब भवन में पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा जा रहा है और जो हाई रिस्क पेशेंट्स कॉन्टैक्ट्स है उन्हें नारायण भवन में रखा जा रहा है। और जो क्रिटिकल पेशेंट हैं जिन्हें मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, वैसे अफराद को, वैसे पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज में और सिविल हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। मैं आपको ये बात मतलब गोशगुजार करूँ कि मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो है सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं,
तो वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स और रेसिडेंट्स हैं। तो इस तरह का मतलब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। उसके बरक्स मैं ये मतलब कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर हम ये देखते हैं ऑब्जर्वेशन कि आज मतलब 428 पेशेंट अपने नांदेड़ ज़िले में हैं, जिसमें से 18 अफराद की अमवात हो चुकी है। हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो 18 अफराद है ये कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन से पहले से मुतासिर थे, जैसे कि शुगर, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम या लंग्स का प्रॉब्लम। तो ये जिन लोगों की अमवात हुई है वो बहुत ही लेट स्टेज में, टर्मिनल स्टेज में हॉस्पिटल को अप्रोच हुए हैं। अगर ये लोग अव्वलीन वक्त में, अर्ली स्टेज में अगर अप्रोच होते तो डॉक्टर्स भी कुछ कर पाते। ये लास्ट टर्मिनल स्टेज में आने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, जिन्हें मतलब बाईपैप की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। रही बात दूसरी कि खाने पीने के लिए जो नहीं मिल रहा है, इस तरह से तो नहीं है। मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद हूँ। एक प्राइवेट मतलब कारपोरेशन ने एक एजेंसी को ये किया है जो तीनों वक्त का मतलब खाने का नज़म किए हैं, नाश्ते का, दोपहर का और रात का। अभी कॉरपोरेशन भी कोई मतलब होटल चलाने वाली एजेंसी नहीं है, ये हर एक के लिए नया एक्सपीरियंस है। और वहाँ पर 100 से ज़ायद पेशेंट वक्त में बैक वक्त में रहते हैं, तो हो सकता है कभी किसी एक को मतलब उस तरह का वाक़या हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग इंतहा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी लोग रहने वाले हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, वो लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। डॉक्टर तजुमुल पटेल साहब से ये सवाल है कि ये घर में जो प्रिवेंट के लिए कोई फास्टेस्ट बॉक्स इस वायरस से रिलेटेड हम बना सकते हैं क्या? मतलब कोई फास्टेस्ट बॉक्स घर के अंदर कोई दवाएं बना सकते हैं क्या? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए तो आप फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन जैसे अगर इसके जो पहले सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार है, सर्दी है और बदन दुखना है और हल्की हल्की खांसी है, तो इसके लिए तो आप फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि सादे एंटीबायोटिक्स हैं, बुखार की दवाइयाँ हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। लेकिन जब आपको ये कंट्रोल ना होने लगे या फिर आपको लगता है कि आपने दवाइयाँ लेने के बाद भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर फर्स्ट एड बॉक्स का कोई मानी नहीं रह जाता है, ख़ास तौर पे इस एरा में जहाँ पे कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। फर्स्ट एड बॉक्स आप सिर्फ उस वक्त तक, आपको सबसे पहले तो चीज़ ये करना है कि बुखार आया तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। रूटीनली आप फर्स्ट एड बॉक्स की बात कर सकते हैं, लेकिन आज के इसमें मेरा मशवरा यही है कि फर्स्ट एड बॉक्स को बाजू में रखते हुए अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ये क्योंकि अभी ये इतना फैल चुका है कि हम ये नहीं सोच सकते कि मैं इससे बचा हुआ हूँ या ये मुझ तक नहीं पहुँचेगा। तो अगर आपको बुखार है, आपको बदन दुख रहा है, आपको सर्दी खांसी वगैरह है, तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि ये पहुँची हो, इसलिए पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और फिर जैसे डॉक्टर बताएंगे उसको फॉलो करना है। डॉक्टर साहब ने जैसे आपका भी सवाल था कि डेथ जो हो रहे हैं, मसला यहीं पे आ रहा है कि हम लोग जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। पहले कुछ घरेलू इलाज, उसके बाद कुछ सादा मेडिकल पर से इलाज, और उसके बाद में फिर ये बीमारी बहुत आगे निकल रही, तब हम डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं। यहीं पे ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत क्रूशल टाइम पीरियड है। अगर इस टाइम पीरियड में अगर आप डॉक्टर के पास रुजू हो जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि नहीं, इनको अपने को एडमिट करना चाहिए, इनको टेस्ट करवाना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, तो आपका ये जो क्रूशल टाइम है ये बच जाएगा। तो इसलिए अगर आप ये टाइम खो देते हैं और आप उस वक्त डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब आपको के टर्चरी सिम्टम्स आ गए हैं, जैसे आपका सांस फूल रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में फिर आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लेट शुरू होगा, फिर अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशंस होंगे और अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो फिर यही बात आएंगी कि भाई मर रहे हैं पेशेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग डॉक्टर्स तक पहुँचने में लेट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इशू है, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं पेशेंट्स के बढ़ने का और डेथ का। अगर हम ये टाइम पीरियड कम करके इमीडिएटली रुजू हो जाते हैं तो ये बहुत हद तक इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल है उसका मैं यही बोलूँगा कि इस बीमारी में एटलीस्ट फर्स्ट एड बॉक्स का इंतज़ाम ना करें, डॉक्टर का इंतज़ाम करें। आप जैसे ही सिम्टोमेटिक होते हैं पहले डॉक्टर से रुजू करके अपनी दवाइयाँ और तशख़ीस जो भी करवानी है वो करवा लें। फर्स्ट एड बॉक्स के बजाय जो सवाल आपका जो था उसके बजाय, जैसा हम लोग अगर थर्मामीटर हैं, फिर पल्स ऑक्सीमीटर, फिंगर हेल्ड पल्स ऑक्सीमीटर रखें तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि काफ़ी लोग असिम्प्टोमेटिक रहते हैं और ये एक
स्पेक्ट्रम है डिजीज़ का, यानी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 80% लोगों में कोई सिम्टम नहीं रहते हैं, 15% लोगों में कुछ सिम्टम्स आते हैं और 5% में वो शदीद तौर पर बीमार हो जाते हैं। तो जो सिम्टोमेटिक स्टेज से अगर कोई सिम्टोमेटिक स्टेज में जा रहा है या किस तरीके से उसका जो है डाउनग्रेडेशन हो रहा है, या हैप्पी हाइपोक्सिया बोल के रहता है कि लोगों को कुछ सिम्टम नहीं रहते लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होते जाता है और वो लोग सडनली कोलैप्स होते हैं कि सडनली ऐसी खबर आती है कि उनका इंतकाल हो गया। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ आलात है जैसे कि बेसिक हम लोग घर पर रख सकते हैं, उसको फर्स्ट एड नहीं कर सकते लेकिन मॉनिटरिंग के लिए एक तो थर्मामीटर रखना ज़रूरी है ताकि टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाए, और दूसरा फिंगर हेल्ड पल्स ऑक्सीमीटर रखे तो उससे ऑक्सीजन लेवल कहीं कम तो नहीं हो रहा है ये मालूम होता है। और जैसे ही वो 93 से कम हो गया तो फिर इमीडिएट जो है मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मुश्किल वही हो रही है कि लेट पहुंचने की वजह से अमवात ज़्यादा हो रही है, या लेटर स्टेजेस में, शुरू के स्टेजेस में अगर लोग अप्रोच प्रॉपर टाइम पे हो गए, टेस्ट आसानी से करा लिए तो ये मसाइल बहुत कम हो सकते हैं। हमारा डॉक्टर बदीर से एक सवाल है कि अभी ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जब थे तो लोगों ने, पुलिस ने जो है उसको सीरियस कराई। दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन खुल गया है, खुलने के बाद लोग जो है ना मतलब पहले की तरह रह रहे, उसको अभी भी सीरियस नहीं ले रहे। एक ये एक सवाल है। दूसरा ये कि हम जो है ये लॉकडाउन के अंदर खास करके हम देख रहे हैं कि मुस्लिम माशरे के अंदर इसको जो एक सीरियस नहीं लिया जा रहा है, उनके लिए हमारे पास क्या ये रहनुमाई होनी चाहिए? जब से कोविड-19 शुरू हुआ है उस वक्त से जो बेसिक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ना होने की वजह से एहतियाती तदाबीर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आज भी उन एहतियाती तदाबीरों को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस बीमारी से बच पाएंगे। और लॉकडाउन का मतलब जो मकसद था, असल वजह वही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मतलब ये किया जाए, उसके लिए लॉकडाउन किया गया था। आज लेकिन काफ़ी अरसा हो चुका है, अभी मज़ीद ये मर्ज़ जो है वक्ती तौर पर ख़त्म होने वाला नहीं है, आगे कई महीनों तक भी चल सकता है या साल भर भी लग सकता है जब तक कि अपने लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। तो इतने तवील अरसे तक लॉकडाउन का एहतमाम करना सभी के लिए नुकसानदेह है। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ग्रेजुअली अनलॉकडाउन मतलब जो है शुरू किया है। लेकिन हमारा तमाम अवामुन्नास का काम है कि जो भी एहतियाती तदाबीरें कही जा रही है, जैसे कि मास्क का लगाना, खांसते वक्त छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखना, एक दूसरे से एक मखसूस फासला मेंटेन करना, कम से कम 1 मीटर का हो, गैर ज़रूरी बाज़ार में मार्केट में नहीं जाना चाहिए, ज़रूरत है तो ही जाना चाहिए। दूसरी, ज़्यादा उम्र के लोग भी गैर ज़रूरी बाहर ना घूमें ना फिरें, इस चीज़ों की एहतियात आज भी करनी चाहिए। मैं दूसरी बात ये समझता हूँ कि व्हाट्सएप की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये अपने कौम में या मखसूस तबके को मतलब किसी तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि बेबुनियाद हैं। ये सब चीज़ें साइंटिफिक है, ऐसा कोई कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग मुतासिर हो रहे हैं। और कोई ये एक ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही है, ये यूरोप में फैला है, अमेरिका में फैला है, चीन में फैला है, हिंदुस्तान में फैला है और तमाम दीगर ममालिक में फैला है। तो इसमें कोई बुनियाद नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इसके बरक्स हमने अपनी जिम्मेदारी मतलब महसूस करते हुए इन चीज़ों को फॉलो करना और ये बीमारी से बचाने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीरें बताई जा रही है उस पर अमल करना, हुकूमत के जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से जो भी हिदायतें दी जा रही हैं उन पर अमल करना चाहिए। आखिरी में मैं ये चाहूँगा कि तमाम डॉक्टर अवामुल नास के लिए, ख़ास करके नांदेड़ के लोगों के लिए कुछ मैसेज दें। आज का अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो दिन ब दिन जो है मरीज़ों में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इसलिए मेरी अवामुल नास से गुजारिश है और साथ साथ दिगर समाजी तंजीमों से, आइम्माए मसाजिद से, समाजी कारकुनों से, कारपोरेटर से कि हर एक ने अपने अपने एरिए की ज़िम्मेदारी लेते हुए ये ऐसा बावर कराएं कि अपने महल्ले में तमाम लोग एहतियाती तदाबीरों के ऊपर अमल करें,
गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, उसकी जिम्मेदारी वार्ड वाइज, ब्लॉक वाइज इस तरह से लेकर ये बीमारी को रोका जा सकता है। आज अपने जहनों में जो भी गलतफहमियां हैं वो गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें और शरह अमवात में मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए अर्ली स्टेज में सिम्टम्स शुरू होते ही डॉक्टर से अप्रोच हों, डॉक्टर से रुजू हो ताकि उनका सही इलाज किया जा सके। दूसरी एक बात जो आपने अपील के लिए ताल्लुक़ से बताई थी, तो मैं सब लोगों से सबसे पहले यही अपील करूंगा कि इस बीमारी को कम करने में सबसे बड़ा हाथ अवामुन्नास का ही है। गवर्नमेंट उसी वक्त मदद करेंगी जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। अगर कोई बीमार है तो सिर्फ इस डर से कि मेरा टेस्टिंग होगा और मैं पॉजिटिव आ गया तो फिर मैं एडमिट हो जाऊंगा, फिर दवाखाने में मेरा क्या हाल होगा और मेरे रिलेटिव्स को फिर प्रॉब्लम होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आएंगे, सबको लेके जाएंगे। ये सब चीज़ें ठीक है, ये अपनी जगह पर होंगी, लेकिन आपका घर पे रुकना किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आप घर पर रुकते हैं इस डर से कि ये सब चीज़ें होंगी तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रिस्क पे डाल रहे हैं। आपके घर में मैं इवन नौजवानों से भी ये अपील करूँगा कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप अप्रोच हों। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि असिम्टोमेटिक कैरियर्स भी एक चीज़ है, जिसमें कि आप पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव हो भी सकता है लेकिन उसका सिम्टम्स कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, नौजवान है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, कोई और बीमारियां नहीं हैं। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि जब ये नौजवान अपने घर जाएगा, वहाँ पर उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसकी हामिला बीवी हो सकती है, बच्चे हैं, इन सब चीज़ों में इम्यूनिटी बहुत डाउन रहती है। तो मैं ये जो बात कर रहा था कि उनके घर पे जाने के बाद जो उनके बूढ़े माँ बाप रहेंगे, हामिला बीवी रहेगी या बच्चे रहेंगे जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन कैच कर लेंगे वो लोग। और ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी असिम्टोमेटिक हों। अगर किसी की इम्यूनिटी उसमें डाउन हो तो हो सकता है कि फिर वो बीमार हो जाए, आईसीयू लगे और फिर आगे की तमाम मसाइल। तो इसलिए अब हमने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जो 3 महीने से घर में हैं, लेकिन उनका बाहर जाने का कोई हिस्ट्री नहीं है, वो घर में ही है इस बीमारी से, जैसे लॉकडाउन वगैरह जब से हुआ, लेकिन फिर भी उनको कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो ये कहाँ से? तो ये अल्टीमेटली यही बात है कि इनके ही घर का कोई फ़र्द बाहर गया होगा, उसने इन्फेक्शन कैच किया, वो घर में आया, वो तो असिम्टोमेटिक रहा लेकिन उसने ये इन्फेक्शन इनको ट्रांसफ़र कर दिया और अल्टीमेटली फिर इनका कॉम्प्लिकेशंस में आकर डेथ हो गया। तो ये जो चीज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ से हम बहुत मसाइल को दूर कर सकते हैं, बहुत से जो अमवात हो रहे हैं और जो बीमारी हो रही है उसको रोक सकते हैं। तो ये हर किसी ने समझना चाहिए कि हम अपने साथ साथ अपने घर वालों का ख्याल करते हुए इस चीज़ से बचें। तो इसलिए मेरा जो बेसिक पॉइंट है कि बीमारी होने के बाद घर पे ना बैठें और दूसरों को ये बीमारी ट्रांसफ़र ना करें। जैसे ही आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं, आप ये सब प्रोसेस से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इससे फैज़याब होंगे और दूसरों को इस बीमारी से बचाएंगे। मैसेज यही है कि हम लोग ये ना समझें कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और हम अब आज़ाद हो गए हैं, बल्कि सब लोग जो है ये जैसे कि बताया गया है कि ये चीज़ और महीनों या साल तक चल सकती है। अभी इसका वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुआ है, वैक्सीन डेवलप हुए बाद भी इस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल ही है। तो इसके लिए ये ना समझें कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और अब हम आज़ाद हो गए हैं, बल्कि ये समझें कि हमारी डबल जिम्मेदारी है। हम खुद के भी जान को बचाएं, अपने घर वालों और मोहल्ले वालों और शहर के लोगों को भी इस बीमारी से बचाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट के और डॉक्टर्स के जो सलाह मशवरे हैं उन पर अमल करें। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पुलिस ऑफिशियल्स है या जो डॉक्टर्स है जो हमारे रात दिन इन चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे लिए कर रहे हैं। ये ऐसा ना समझे कि किसी कर्फ्यू का माहौल है या ये ज़बरदस्ती की जा रही है, बल्कि ये एहतियाती तदाबीर है ताकि हम सबका बचाव हो सके। तो इसको पॉजिटिवली लें और उसमें सब लोगों का साथ दें और उनको कोऑपरेट करें। देखिए, जो बीमारी कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कांटेक्ट को ट्रेस किया जाए और उनको क्वारंटाइन करके जो है वो बीमारी दूसरों को फैलने से रोका जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसी के लिए जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है जो भी अफेक्टेड है उनके फैमिली वाले उसको लेके जा रही है, उनको यात्री निवास या उनका पंजाब भवन में उनका इंतज़ाम किया जा रहा है।
तो ये जो है हमको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, मगर इससे जो है पता नहीं कितने इंसानों की जान बचाने का हम ज़रिया बनेंगे, हम सोच नहीं सकते। हम इंसानियत के लिए इतनी तो कुर्बानी दे सकते हैं, अपने 7 दिन अपने 14 दिन के काम की कुर्बानी दे सकते हैं। और ये मेरी सबसे गुजारिश है, जिसको भी बुखार आए वो ये समझ ले कि मुझे कोरोना हुआ है और ख़ुद को क्वारंटाइन कर ले। अपने घर के बच्चों से कम से कम 10 साल के नीचे के बच्चों से और 60 साल के ऊपर के लोगों से दूर रहें। एक अपने कमरे के अंदर जो है एक अपने आप को जो है सीमित कर लें और उसके अलावा डॉक्टर से जो है रुजू हो जाए, ट्रीटमेंट को फॉलो करें। अगर डॉक्टर आपको जो है टेस्ट करवाने को कह रहे हैं तो उसको फॉलो करें और जो है वो अपना स्वैब टेस्टिंग करा ले। ये स्वैब टेस्टिंग से ये फ़ायदा ये होगा कि हमको कम से कम इत्मीनान हो जाएगा कि मुझे कोरोना हुआ या नहीं हुआ, और कोरोना अगर मुझे हुआ तो मेरे घर वाले की भी टेस्टिंग हो जाएगी और उनको भी अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उसका टाइमली डिटेक्ट होगा और टाइमली इन्फेक्शन ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये इस बात का आपको एहसास रहना चाहिए कि गवर्नमेंट एक टेस्ट के पीछे 4,000 रुपये गवर्नमेंट जो है खर्चा बर्दाश्त कर रही है आपका, और जो है उसके अलावा जो है गवर्नमेंट आपको जो 7 दिन या जो है स्पेशल रूम दे रही है, आपके खाने पीने का इंतज़ाम कर रही है। ये सारा खर्चा आपको गवर्नमेंट आपका खर्चा बर्दाश्त कर रही है। अगर आप देखें एक अंदाज़ा निकालिए, कोई होटल में अगर आप एक दिन रहे तो आपको कितना खर्चा आता है, खाने पीने का अलग आएगा, सारी बाकी चीज़ों का अलग आएगा। ये सारा खर्चा गवर्नमेंट आपका बर्दाश्त कर रही है। तो ये जो है आप गवर्नमेंट के लिए और ये इंसानियत के लिए इतना नहीं कर सकते कि अपने आप को पेश करें और अपना टेस्ट करवा लें और ये बीमारी कंट्रोल करने में जो है अपना अहम योगदान दें। अब ये जहाँ भी ये बीमारी कंट्रोल में आई है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो है लोगों ने पूरा ताउन किया है गवर्नमेंट का। आप केरला का एग्जांपल ले लीजिए, केरला में जो बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो कंट्रोल में आ चुकी है। शुरू में महाराष्ट्र और केरला जो है नेक टू नेक चल रहे थे, तकरीबन जो केरला और महाराष्ट्र में केसेस इक्वल थे, पर बाद में जो है महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और केरला में काफ़ी कम केसेस आज पाए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पर डे जो है बहुत मिनिमम केसेस वहाँ पाए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि वहाँ जो है लोग एजुकेटेड है, लोगों ने गवर्नमेंट की मंशा को समझा और गवर्नमेंट की स्कीम को, गवर्नमेंट क्या चाहती है उसको समझा, गवर्नमेंट का पूरा कॉपरेशन किया, खुद सामने आए, अपनी टेस्टिंग कराई, अपने आप को क्वारंटाइन करवाया, अपने घर वालों की टेस्टिंग करवाई और जो इस बीमारी को कंट्रोल करने में अहम योगदान दिया। मेरी सबसे ये गुजारिश है, आप भी इसको फॉलो करें, खुद सामने आकर अपनी टेस्टिंग करवा लें और जो है इस बीमारी को कंट्रोल करने में अपना अहम योगदान दें। एक बात मैं और बयान करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमने कई पेशेंट्स को देखे हैं जो अपने साइन सिम्टम्स जो तकलीफ़ हैं उसको छुपा रहे हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है और मैं पूछता हूँ कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो जो मेन तकलीफ़ है जैसे सांस फूलना है और बुखार है, ये चीज़ को वो छुपा रहे हैं और बाकी जैसे बदन दुख रहा है डॉक्टर साहब और ये, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जब कंप्लेंट सुनता है तो वो अपने दिमाग में ये डायग्नोसिस बनाने की तैयारी शुरू कर देता है कि इनको ये होगा। लेकिन जब आप अगर कोई मेन कंप्लेंट अगर छुपा देते हैं तो अल्टीमेटली डॉक्टर का जहन उस बीमारी पे से हट जाता है कि अरे चलो इनको ये नहीं है तो कोरोना नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डॉक्टर भी लिबरल हो जाता है और उसमें पेशेंट का चेकअप वगैरह करने में थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो जितने भी डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि ये गलत बयानियों की वजह से डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर एक डॉक्टर जब इन्फेक्ट होता है तो उसके लिए 14 दिन क्वारंटाइन होना है, वो खुद पॉजिटिव आता है, तो आप समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं। वही डॉक्टर आपके भाइयों को, आपके समाज को, आपके कम्युनिटी को 14 दिन तक जो पेशेंट्स को एग्जामिन करने वाले हैं वो पेशेंट उससे महरूम रह जाएंगे। तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से बाकी बहुत से लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि अपने किसी भी कंप्लेंट को छुपाएं नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो आप A to Z आपको जो तकलीफ़ है वो बयान कीजिए, डॉक्टर उसी के बिना पर अपना डायग्नोसिस बनाएंगे और ट्रीटमेंट देंगे, या जो भी आपको उनको लगता है कि आपको जो टेस्ट करना चाहिए वो बताएंगे। लेकिन आप छुपा के ना सिर्फ खुद का बल्कि बहुत से दूसरे लोगों का भी नुकसान करवा रहे हैं। तो ये चीज़ का ख़ास तौर पे हर मरीज़ ध्यान रखे कि आप जिस डॉक्टर के पास भी रुजू हो रहे हैं उनको अपनी पूरी तकालीफ से रोशनास कराइए। ये थे हमारे नांदेड़ के कोरोना वायरस। मैं तमामी डॉक्टर्स का
तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर इस पैनल डिस्कशन में आए। और हम ये कोशिश कर सकते, ये कोशिश, ये उम्मीद है हमारी कि व्यूवर्स जो हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और उनके जो सवालात थे और उनके जो गलत फहमियाँ वो दूर होंगी। अगर आपको जो भी इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें आपको लगती हैं तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम लोगों का। जज़ाकल्लाह सर।